गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह से हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको समझाया था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के भौतिक गुणधर्म। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे आज हम। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये समझते हैं कि अगर हेलो एल्केन्स की बात करें या हेलो एरीन्स की बात करें तो ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं। तो इसमें देखिए, ये पहली अभिक्रिया जो देंगे वो देंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में एसएन रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। इसको एसएन रिएक्शन भी कहा जाता है। यह अभिक्रिया जो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। मतलब कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उस पे नाभिक स्नेही अभिकर्मक जब अटैक करेगा तो किसी सबस्ट्रेट से किसी नाभिक स्नेही रिएजेंट को, स्पीसीज को हटा के उसका स्थान लेगा। देखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही अभिकर्मक अगर अटैक कर रहा है तो वो किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक को ही प्रतिस्थापित करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक अटैक कर रहा है तो वो किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को ही रिप्लेस करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। और अगर मुक्त मूलक अटैक कर रहा है तो मुक्त मूलक को ही प्रतिस्थापित करेगा। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इसी आधार पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसमें हमें जो स्टडी करना है फिलहाल, जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जो अभिक्रिया देती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो देती हैं, उसका नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये पहली अभिक्रिया है, और भी इसके अलावा अभिक्रियाएं दी जाती हैं, तो वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला, एक अणुक एसएन अभिक्रिया, वही बात है, पूरी बात लिखूं मैं, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया। और दूसरा, द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN2 अभिक्रिया। SN1 नॉर्मली हम लोग SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया के नाम से इनको जानते हैं। एक अणुक का मतलब आणविकता 1 होगी, द्वि अणुक का मतलब आणविकता 2 होगी। आणविकता हम अच्छे से समझते हैं क्योंकि हमने रासायनिक बलगतिकी चैप्टर स्टडी किया है, तो उसमें मैंने आपको आणविकता समझाया था। तो चलिए बात करते हैं, पहला SN1 रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, SN1 अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। SN1 रिएक्शन कहीं इंग्लिश में हो जाता है, कहीं हिंदी में हो जाता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा।
रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया 2 चरणों में होती है। पहली बात, 2 चरणों में पूर्ण होती है, पहली चीज। प्रथम चरण मंद गति से होता है और इसमें कार्बन हैलोजन बंध का हेटेरोलिसिस होता है, जिससे कार्बोनियम आयन बनता है। कार्बोनियम आयन बनता है। पहला चरण जो प्रथम 2 चरणों में पूर्ण होती है, पहला चरण मंद गति से होता है। मंद गति से होता है इसका मतलब वेग निर्धारक पद है, हमने रासायनिक बल गतिकी में पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है, जो हेलो एल्केन है उसमें कार्बन और हेलोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, तो वो सिंगल बॉन्ड का हेटेरोलिसिस का मतलब कि जो बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन हेलोजन बंध है, इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन का है। लेकिन जब ये बंध टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन हेलोजन पे चले जाएंगे, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ तो कार्बन पे धनावेश और हेलोजन पे ऋणावेश आ जाता है। इसे हेटेरोलिसिस कहते हैं या हेटेरोलिटिक बंध विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोलिटिक बंध विदलन। और एक बंध विदलन ऐसा भी होता है जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पहले पे और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चला जाता है, तो उसे होमोलिटिक बंध विदलन कहते हैं, होमोलिसिस कहते हैं। उससे मुक्त मूलक बनते हैं, इससे कार्बोनियम आयन या कार्ब एनाइड बनते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं आगे। ये प्रथम चरण की बात हुई। द्वितीय चरण तीव्र गति से होता है। द्वितीय चरण तीव्र गति से होता है और प्रथम चरण में बना कार्बोनियम आयन इस चरण में नाभिक स्नेही अभिकर्मक से जुड़कर उत्पाद बनाता है। यह SN1 अभिक्रिया है। दो चरणों में होती है। प्रथम चरण मंद, द्वितीय चरण तीव्र गति से होता है। मंद चरण में अर्थात प्रथम चरण में का हेलो एल्केन के जो कार्बन हेलोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है उसका हेटेरोलिसिस होता है, जिससे बनता है कार्बोनियम आयन, और वो कार्बोनियम आयन दूसरे चरण में जाके नाभिक स्नेही अभिकर्मक से जुड़कर उत्पाद बनाता है। पहले नोट कर लीजिए, तो मैं इसको रिएक्शन करके भी दिखाता हूं। यहां पे एक आध चरण बना लेता हूं। ये देखिए, स्टेप वन चरण, प्रथम चरण, ये एक एल्किल हैलाइड है, तृतीयक एल्किल हैलाइड है ना, तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो इसमें देखो प्रथम चरण में क्या होगा, कार्बन हेलोजन के बीच के बॉन्ड का हेटेरोलिसिस होगा।
मंद गति से हो रहा है ना। तो हेट्रोलिसिस होगा तो ये आर सी, ऊपर भी आर था, इधर नीचे भी आर था, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज और एक्स पे आ जाएगा माइनस चार्ज विद लोन पेयर। तो ये बन गया कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। अब यही कार्बोनियम आयन दूसरे चरण में आकर के नाभिक स्नेही अभिकर्मक से जुड़ेगा। देखिए इसको, ये जो है X माइनस निकला ना, तो ये भी तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। तभी मैं कह रहा हूं कि एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक हटेगा तो उसकी जगह दूसरा नाभिक स्नेही अभिकर्मक लेगा। तो जैसा अभिकर्मक अटैक करेगा वैसा ही अभिकर्मक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाहर। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का मतलब जो मुख्य अभिकारी अणु है जिस पे अटैक हो रहा है वो सबस्ट्रेट है, और जो अटैक कर रहा है वो अभिकर्मक है, रिएजेंट। इधर से रफ कर देते हैं। स्टेप 2 में जो कार्बोनियम आयन स्टेप 1 में बना वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक से जुड़कर उत्पाद बना देगा। उत्पाद बना देगा। यह अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। तो जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, दूसरा स्टेप जो है वो तीव्र गति से हो रहा है, तो ये अभिक्रिया का वेग निर्धारित नहीं करेगा। केवल पहला चरण ही अभिक्रिया का वेग निर्धारित करेगा, और उस पहले चरण में केवल सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? सबस्ट्रेट का अणु है ना। तो इसका मतलब ये सिर्फ R3CX की सांद्रता पर निर्भर करेगा, उसकी प्रथम घात पर। तो इसका मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। दूसरी बात, एक अणुक अभिक्रिया है, आणविकता एक है, एक अणुक अभिक्रिया है, केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है ना। तो एक अणुक अभिक्रिया है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें SN1 अभिक्रिया के लिए मैं आपको बताते चलता हूं साथ साथ। दूसरी बात, इस अभिक्रिया में देखिए, अभिक्रिया की दर नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो दूसरे पद में आ रहा है। भाई पहले पद में क्या आया? सबस्ट्रेट का अणु आया, उसमें हेट्रोलिसिस हुआ, वही अभिक्रिया का वेग निर्धारित कर रहा है। दूसरा पद अभिक्रिया का वेग निर्धारित नहीं कर रहा है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक ने कब अटैक किया? जब यहां से X माइनस निकल गया तो इस पे क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक की जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है ना, नाभिक स्नेही अभिकर्मक का जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है वो ज्यादा हो या कम हो, यानी प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो या दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब नाभिक स्नेही अभिकर्मक अटैक कर रहा है तो वहां प्लस चार्ज है, और केवल नाभिक स्नेही अभिकर्मक होना चाहिए, चाहे वो दुर्बल हो चाहे वो प्रबल हो, दोनों ही अभिक्रिया कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, चूंकि नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वितीय चरण
में जुड़ता है, अतः प्रबल या दुर्बल कोई भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक SN1 अभिक्रिया दे सकता है। SN1 अभिक्रिया दे सकता है, चाहे प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो और चाहे दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो, वो SN1 अभिक्रिया आसानी से दे सकता है। दूसरी बात देखें, आपने देखा कि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, अभिक्रिया का इंटरमीडिएट है, वो कार्बोनियम आयन है। और हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर किसी अभिक्रिया में कार्बोनियम आयन बनता है तो उसमें रीअरेंजमेंट की संभावना रहती है। अगर प्राइम, जैसे यहां तृतीयक बना 3 डिग्री है तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है तो उसमें रीअरेंजमेंट भी होता है ताकि उसको 3 डिग्री में परिवर्तित कर सके। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है पहले। हमने आपको बताया था कि अगर 1 डिग्री है तो भी उसको 3 डिग्री में बदला जा सकता है और 2 डिग्री है तो भी उसको 3 डिग्री में बदला जा सकता है ना। और जिस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है उसे कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग या 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। तो देखिए, चूंकि अभिक्रिया का इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन है, अतः जहां भी संभव हो रीअरेंजमेंट होगा, जहां भी संभव है रीअरेंज। इसका उदाहरण मैं लेके समझाता हूं आपको कि रीअरेंजमेंट कैसे होगा। रीअरेंजमेंट किस तरीके से होगा यह समझते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा CH3 CH CH3 CH2 Cl है और इसको अभिक्रिया कराया गया एक्वस NaOH के साथ, है ना। तो उत्पाद क्या होगा, ठीक, समझिएगा ध्यान से। तो इसमें देखिए, जो स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 में CH3 CH CH3 CH2 Cl इसका हेट्रोलिसिस हो जाएगा तो Cl माइनस निकल जाएगा, यहां पे आ जाएगा प्लस चार्ज। CH3C CH3 यहां नीचे H और CH2 पे प्लस चार्ज। ये देखिए, ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है। कौन सा डिग्री कार्बोनियम आयन? 1 डिग्री है। अगर इसको बगल में प्लस चार्ज को किसी तरह यहां बगल में शिफ्ट कर पाए तो वो 3 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इससे 3 कार्बन और जुड़े हैं और इससे एक ही कार्बन जुड़ा है, तो इसलिए ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है। लेकिन प्लस चार्ज को अगर यहां शिफ्ट कर दिया जाए
तो ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में परिवर्तित हो जाएगा और स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो उसके लिए यहां से हाइड्रोजन को बगल में ले जाना होगा, जिसे कहेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। H इलेक्ट्रॉन लेके वहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH3, यहां भी CH3 हो जाएगा और प्लस चार्ज यहां आ जाएगा और ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बन जाएगा। बोलो ठीक है। अब इस पे स्टेप 2 में OH माइनस अटैक करेगा NaOH से और जाके जहां प्लस है वहां जुड़ जाएगा। तो CH3C CH3OH, तो ये मुख्य उत्पाद बनेगा, यानी कि तृतीयक एल्कोहल। और ऐसे आपको दिख रहा था जहां से Cl हटता था वहीं OH जोड़ देते थे, तो जहां से Cl हटेगा अगर वहीं OH जोड़ दोगे तो उत्पाद आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए अभिक्रिया की क्रियाविधि हमें आनी चाहिए। यहां पे रीअरेंजमेंट हुआ, जैसे यहां पे तीनों CH3 होते तब मिथाइल को शिफ्ट करते हो, कहते 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। आई बात समझ में? नोट करिए इसको। अगली बात समझते हैं। ये कुछ बातें हमने बताई हैं SN1 अभिक्रिया के बारे में, है ना। देखिए सॉल्वेंट यानी विलायक, है ना, ध्रुवीय विलायक होता है और अध्रुवीय विलायक होता है। तो ध्रुवीय विलायकों में से कुछ विलायक ऐसे होते हैं जो H+ आयन जिनके पास होता है और कुछ विलायकों के पास H+ आयन नहीं होता। ध्रुवीय विलायकों में से जिन विलायकों के पास H+ आयन होता है ना, उनको ध्रुवीय प्रोटिक विलायक कहते हैं, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और जिनमें H+ आयन नहीं होता उनको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो SN1 अभिक्रिया के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत है, क्योंकि अगर सॉल्वेंट अर्थात विलायक के पास H+ आयन होगा तो वो कार्बोनियम आयन को हाइड्रोजन बंध के थ्रू अपने साथ बांध लेगा। ठीक है, तो ये देखिए SN1 अभिक्रिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे जल, अल्कोहल आदि में आसानी से होती है, आसानी से होती है। तो जो विलायक इस्तेमाल करें वो कैसा करें? पोलर प्रोटिक विलायक का इस्तेमाल करना चाहिए SN1 अभिक्रिया के लिए। ठीक है, अगली बात अभिक्रियाशीलता की बात करें। अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता की बात करें तो देखिए अभिक्रियाशीलता समानुपाती होगा कार्बोनियम आयन के स्थायित्व पर। कार्बोनियम आयन के स्थायित्व, कार्बोनियम आयन जितना ज्यादा स्थायी होगा उतना ज्यादा उस हेलो एल्केन की अभिक्रियाशीलता होगी। यानी हेलो एल्केन की अभिक्रियाशीलता कार्बोनियम आयन के स्थायित्व स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे अधिक स्थायी कौन सा होता है? टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी कार्बोनियम आयन।
कार्बोनियम आयन का स्थायित्व का ऑर्डर है, यह स्थायित्व का क्रम है, स्थायित्व का क्रम, कार्बोनियम आयन के स्थायित्व का क्रम है कि तृतीयक, जैसे ये वाला है, ये कार्बोनियम आयन जो नीचे बना है, देखिए इसमें C से एक CH3 ऊपर जुड़ा है, एक CH3 इस साइड में जुड़ा है, एक CH3 इस साइड में, तो जिस कार्बन पे धनावेश है वो 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा है, तो वो तृतीयक कार्बोनियम आयन हो गया। जबकि ऊपर वाले कार्बोनियम आयन को देखिए, जिस कार्बन पे धनावेश है वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये प्राथमिक कार्बन है, प्राथमिक कार्बोनियम आयन है। तो तृतीयक कार्बोनियम आयन द्वितीयक कार्बोनियम आयन से ज्यादा स्थायी होता है और द्वितीयक कार्बोनियम आयन प्राथमिक कार्बोनियम आयन से ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, अब स्थायित्व की बात नहीं करेंगे यहां पे, क्योंकि स्थायित्व में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बेंजिल वालों का अलग स्थायित्व होता है, एलिल वालों का अलग स्थायित्व होता है, तो ये इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो हम यहां पे फिलहाल इतने से ही काम चलाते हैं। तो देखिए, तो स्थायित्व का क्रम ये है, तो अभिक्रियाशीलता का क्रम हेलो एल्केनो के, हेलो एल्केनो की अभिक्रियाशीलता का क्रम, अभिक्रियाशीलता का क्रम, अभिक्रियाशीलता का क्रम देखें तो तृतीयक ज्यादा स्थायी है, जो ज्यादा स्थायी है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसका मतलब कि इसकी तृतीयक कार्बोनियम आयन, तृतीयक हेलो एल्केनो की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगी। उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद प्राथमिक, और सबसे कम अभिक्रियाशील मिथाइल हैलाइड होगा। मिथाइल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता सबसे कम होगी SN1 अभिक्रिया में, SN1 रिएक्शन में। तो देखिए ये 3 डिग्री का हेलो एल्केन है, ये 2 डिग्री हेलो एल्केन है, ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है और ये मिथाइल हेलो एल्केन है। ठीक है, तो अब यहां पे अभिक्रियाशीलता का ये क्रम है, और ज्यादा यौगिकों को जोड़ेंगे तो अभिक्रियाशीलता का क्रम उसी आधार पर निर्धारित होगा। जैसे इनसे ज्यादा अभिक्रियाशील एलिल हैलाइड है, क्योंकि वो अनुनादी संरचनाओं की वजह से उसका कार्बोनियम आयन ज्यादा स्थायी है। उससे ज्यादा स्थायी बेंजिल कार्बोनियम आयन है, तो बेंजिल हैलाइड का अभिक्रियाशीलता और ज्यादा है। ठीक है, ये देखें, ये अलग से लिख दे रहा हूं, ये CH2X, अब X हटाओगे तो यहां पे धनावेश आएगा, धनावेश आएगा तो वो बेंजीन रिंग में घूमेगा, जिससे अनुनादी संरचनाएं बनेंगी 4, और यहां पर अनुनादी संरचनाएं नहीं बनती, तो इसकी अभिक्रियाशीलता इनसे भी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। एलिल वाले में भी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, इससे कम अभिक्रियाशील ये है, क्योंकि इसकी 2 ही अनुनादी संरचनाएं बनती हैं इसके कार्बोनियम आयन की, तो इसका कार्बोनियम आयन इसके कार्बोनियम आयन से कम स्थायी है। और उसके बाद टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी आई बस में, तो ये अभिक्रियाशीलता का क्रम है SN1 अभिक्रिया में। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन मैं दूं आपको, निम्नलिखित एल्किल हैलाइडों को SN1 अभिक्रिया में
क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लगाइए। ठीक है, कुछ हम आपको यौगिक दे रहे हैं, जैसे ये देखिए CH3, CH2, CH2, CH2Cl। दूसरा दिया हमने आपको CH3, CH2, CHCl, CH3, ये A, ये B। उसके बाद तीसरा दिया CH3C, CH3, CH3Cl, C। और चौथा दिया CH3, CH, CH3, CH2Cl, D। तो देखिए सीधा तरीका SN1 अभिक्रिया में अभिक्रियाशीलता के क्रम में लगाना है। तो ये देखो जो A वाला है ये प्राथमिक हैलाइड है, ये द्वितीयक हैलाइड है, ये तृतीयक हैलाइड है और ये भी प्राइमरी हैलाइड है। तो हमें पता है कि प्राइमरी हैलाइड की अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है सेकेंडरी और टर्शरी की तुलना में। तो प्राथमिक हैलाइड की अभिक्रियाशीलता कम है, लेकिन प्राथमिक हैलाइड हमारे पास 2 है ना। तो देखिए इसका जो कार्बोनियम आयन बनेगा वो प्राथमिक कार्बोनियम आयन बनेगा, और उसको रीअरेंजमेंट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा द्वितीयक कार्बोनियम आयन बनेगा। लेकिन इसका देखिए यहां से Cl निकाला तो प्राथमिक कार्बोनियम आयन, लेकिन यहां हाइड्रोजन को ले गए तो तृतीयक कार्बोनियम आयन बनाएगा। तो ये अभिक्रियाशील D ज्यादा होगा। तो सबसे कम अभिक्रियाशील A, उससे ज्यादा अभिक्रियाशील D। बाकी उसके बाद 2 डिग्री होता है तो B, और सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा C। तो ये अभिक्रियाशीलता का क्रम है। आई बात समझ में, है ना। नोट कर लीजिए इसको। SN1 अभिक्रिया में एक और चीज बची, अभिक्रियाशीलता का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, अगर इसका ग्राफ बनाएं, रासायनिक बलगत की हम पढ़ चुके हैं, ग्राफ ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रगति में बनता है। अभिक्रिया की प्रगति, तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा मिलेगा। इस तरह से ग्राफ मिलता है। यहां पर R3CX अकेला है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। यहां पे आते आते R3C और X के बीच का बॉन्ड टूटने लगता है। तो इस पे आंशिक धनावेश, इस पे आंशिक ऋणावेश, इस पे आंशिक धनावेश हो जाता है। यहां तक आते आते कार्बोनियम आयन बन जाता है R3C+ और X माइनस। अब इसी समय इस पे दूसरे चरण में नाभिक स्नेही अभिकर्मक अटैक करता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक यहां पे अटैक करेगा तो R3C के साथ नाभिक स्नेही अभिकर्मक जुड़ने लगता है। ऋणावेश आंशिक हो गया, धनावेश भी आंशिक हो गया, और यहां तक आते आते R3C के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, तो उत्पाद बन गया और X माइनस अलग हो गया। तो यह अभिक्रिया का रिएक्शन प्रोफाइल ग्राफ है। उसके अलावा देखिए
इसके अलावा जो है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, स्टीरियो रसायन, SN1 अभिक्रिया की स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होता है, कार्बोनियम आयन बनता है। जैसे मैं बता दूं कि स्टीरियो केमिस्ट्री तभी हम समझ सकते हैं जब कार्बन से जुड़े चारों समूह हैलोजन के साथ, एक तो हैलोजन जुड़ेगा है ना, और बाकी 3 ग्रुप और जुड़ेंगे कार्बन से, तो चारों ग्रुप अगर अलग अलग हो तो उस कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन। क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन होगा तभी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात होगी, है ना। तो अगर हम कोई ऐसा ले लें, जैसे हमने एक हाइड्रोजन ले लिया, एक CH3 ले लिया, एक C6H5 ले लिया और एक क्लोरीन ले लिया, तो ये कार्बन आपका हो गया कायरल कार्बन। क्या हो गया? कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन चारों परमाणु या परमाणु के समूह अलग अलग हैं। अब इसको SbCl5 से अभिक्रिया कराएंगे, तो ये Cl माइनस निकल के SbCl5 से जुड़ जाएगा, तो SbCl6 माइनस ये निकल जाएगा। भाई SbCl5 था, Cl माइनस जुड़ गया, तो SbCl6 माइनस निकल गया, तो ये क्या बन गया? कार्बोनियम आयन। ध्यान समझिएगा, इस कार्बोनियम आयन के बारे में, ये एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है और एक C6H5 बचा। जब कार्बन पे एक धनावेश आता है तो उसका एक p ऑर्बिटल रिक्त हो जाता है। कार्बोनियम आयन का, कार्बन का p ऑर्बिटल रिक्त होता है, तो p ऑर्बिटल डंबल शेप होता है, डंबल की आकृति का होता है। तो दोनों डंबल, दोनों लोब इसके खाली हैं, इस पे एक धनावेश है। अब इस पे नाभिक नहीं अभिकर्मक अटैक करेगा, नाभिक नहीं अभिकर्मक, तो उसी को अटैक करा देते हैं, SbCl6 माइनस का ही अटैक करवा देते हैं, है ना। तो SbCl6 माइनस Cl6 माइनस में से SbCl5 निकल जाएगा और Cl माइनस अटैक कर देगा। कौन अटैक करेगा? Cl माइनस। तो Cl माइनस इसमें अटैक करेगा तो जहां Cl था वहीं जुड़ेगा, लेकिन अगर Cl इस वाले में अटैक करेगा तो जहां Cl पहले था उसके विपरीत जुड़ा, तो 2 तरह के उत्पाद बनेंगे। कितने तरीके के उत्पाद बनेंगे? 2 तरीके के उत्पाद बनेंगे। देखिए कौन कौन से, इसी को आगे बढ़ा देते हैं। दो तरीके के उत्पाद कौन कौन से बनेंगे अगर यहीं पे जुड़ा, तो ये देखिए HCCl CH3 C6H5 और दूसरा बनेगा Cl इधर हो गया H CH3 C6H5, है ना। तो जो पहला बना इसे कहते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब कि जो कॉन्फ़िगरेशन था, जो उसका प्रकाशिक समावयवी है ना, कायरल कार्बन तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बदला नहीं, जो कॉन्फ़िगरेशन पहले था वही कॉन्फ़िगरेशन अब भी है, लेकिन इसमें कॉन्फ़िगरेशन बदल गया तो इसे कहते हैं इन्वर्जन। तो ये कहते हैं रिटेंशन, रिटेंशन प्रोडक्ट है, और ये इन्वर्जन। हालांकि जो इन्वर्जन उत्पाद होता है वो थोड़ा अधिक में बनता है। जो इन्वर्जन उत्पाद होता है इस अभिक्रिया में इन्वर्जन उत्पाद थोड़ा अधिक में बनता है।
इन्वर्जन उत्पाद थोड़ा अधिक में बनता है। तो जितना ये रिटेंशन बनेगा उसको ये कैंसिल करेगा, तो नेट रिजल्ट क्या होगा? इन्वर्जन। नेट रिजल्ट थोड़ा बहुत यही वाला प्रोडक्ट बचेगा, ये थोड़ा ज्यादा, भाई जैसे ये 45% बना, ये 55% बन गया, ये 40% बना, ये 60% बन गया, तो 20% यही वाला बचेगा, 40% कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये अगर डी फॉर्म है तो वो एल फॉर्म है ना। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री है SN1 अभिक्रिया की। अब ये डी फॉर्म एल फॉर्म क्या होता है, इसके लिए थोड़ी प्रकाशिक समावयवता समझनी पड़ेगी, है ना। तो पहले मैं SN1 SN2 अभिक्रिया आपको बता दूं, तो थोड़ा प्रकाशिक समावयवता के बारे में समझा दूंगा, तो वो बातें सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम आज चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। तो आज की क्लास में हमने SN1 अभिक्रिया आपको समझाया। कल की क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग SN2 अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके और SN2 अभिक्रिया मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको प्रकाशिक समावयवता के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा, तो समस्याएं जो आ रही हैं थोड़ी बहुत वो नहीं आएंगी। तो आज की क्लास में इतना ही। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, उसको दबाइए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए, ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।